रिमांड वर्ड सुनते ही एक दर्दनाक पिक्चर सामने आती है हर एक पर्सन के। थर्ड डिग्री टॉर्चर में बहुत तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जैसे कि थाने में मारपीट करना, बिजली लगाकर उस व्यक्ति से पूछना कि उसका जुर्म क्या है। जो हाई हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जो अपना मुंह नहीं खोलते। तो जो पुलिस है क्या किसी को बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है? देखिए, बिल्कुल बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, पर एक शर्त है कि जो आपके ऊपर FIR हुई है। तो अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करने आई है तो उस टाइम पे उस नागरिक के अधिकार क्या माने जाए? जब आपके पास पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है तो सबसे बड़ी जो लैंडमार्क एक इंडिया की जजमेंट है, DK बासु की जजमेंट है। बहुत तरह से आप DK बासु की जजमेंट अगर पढ़ेंगे, उसमें साफ साफ लिखा है आपका एडवोकेट आपसे मिल सकता है, आपको हथकड़ी नहीं लगा सकते। कोई एडवोकेट कभी जीत की गारंटी दे सकता है अपने क्लाइंट को? दो शब्द हैं, सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कन्विक्शन। आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? बात करें एम्स की, बात करें IITs की, बात करें कंप्यूटर लेके आने की बात थी, तो ये कौन लेकर आया? कांग्रेस की सरकार लेकर आई। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर ये आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, वो भी राजीव गांधी की देन है। वो कैसे? आज देखिए कैसी खबरें आती हैं, कोई पुल बनता है तो गिरने की खबर पहले आती है, पुल बनता बाद में। कांग्रेस की सरकार बनती है पंजाब 2027 में, तो आप मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखते हैं? कांग्रेसमैन कौन है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। तो आज का ये पॉडकास्ट है, ये काफ़ी गहराइयों के अंदर आपको लेके जाने वाला है, चाहे वो लॉ की इन्फॉर्मेशन हो, कानून की गहराइयाँ हो, या फिर हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की। क्योंकि आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है एडवोकेट वासु रंजन जी, जो कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और साथ ही साथ पॉलिटिक्स के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। तो आइए समझते हैं उनकी क्या माइंडसेट है, किस तरीके से वो सेवा करते हैं, चाहे वो कानून की प्रक्रिया में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, क्या उनकी विचारधारा है। आइए उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। हाय, वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाइए। सबसे पहले शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। सर, थैंक यू। तो काउंसिल ऑफ लॉयर्स, आपने एक ट्रस्ट बनाई है स्पेशली फॉर लॉयर्स। आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आपने ये बनाई है, आप इसके चेयरमैन हैं? देखिए, जब मैं लीगल प्रोफेशन में आया था ना, मेरा सबसे पहला जो टारगेट था और मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर माय एनरोलमेंट मेरी यही थी कि मैं गरीबों को सहायता दे सकूं, जो समाज का एक अंतिम नागरिक है ना, उसके लिए मैं काम कर सकूं। तो मेरे मन में आया कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें जो काम करने वाला यूथ है, जिसके अंदर एक जज्बा है, जो लीगल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, उसको कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म मिले जिसके माध्यम से वो समाज की सेवा कर सके, समाज की मदद कर सके। तो जब हमारी पूरी टीम बैठी, मेरे साथी बैठे जो वकील थे और जो मेरे साथ के कलीग थे, हम स्टार्टिंग में यंग थे, आए, तो हमने सबने एक डिस्कस किया, तो हमने एक नाम रखा, काउंसिल ऑफ लॉयर्स। काउंसिल ऑफ लॉयर आज पूरे देश में काम कर रही है और काउंसिल ऑफ लॉयर के साथ अब तक 7,000 लोग पूरे देश में जुड़ चुके हैं। वो सभी लॉयर्स हैं? वो सभी लॉयर्स हैं और मेरे पास 28 स्टेट्स में 7 यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज में वकील आज की डेट में काउंसिल ऑफ लॉ के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये ट्रस्ट काम कैसे करती है? देखिए, अभी हमारा जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, सबसे बड़ा प्रोग्राम है, शायद ये प्रोग्राम कभी खत्म भी नहीं होगा। और ये ऐसा प्रोग्राम है जितना लंबा हम इसको चलाना चाहे चला सकते हैं, जो है 200 आवर्स इन इंडियन विलेजेस, भारतीय गाँवों में 200 घंटे। देखिए, इसमें हमारा प्रोग्राम ये है कि हमारा हर एक वकील साथी हर महीने 15 दिन में एक बार या हर हफ्ते किसी गांव में जाएगा और गरीबों से मिलेगा, गांव के लोगों से मिलेगा, जो समाज के अनप्रिविलेज्ड क्लासेस हैं उनसे मिलेगा और उनसे जाके पूछेगा कि आपको कोई कानूनी समस्या है, आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये हम किसी सरकार की मदद से नहीं कर रहे, बट हम एक हेल्पिंग हैंड की तरह कोर्ट्स की मदद कर रहे हैं, सरकार की मदद कर रहे हैं। और हम वहाँ जाके पूछते हैं और वो एक एक व्यक्ति होकर 200 लोगों की हमने टीम एक चूज़ करी, टीम बनाई, तो 200 घंटे 200 वकील, एक गांव में 1 घंटा, तो ऐसे ऐसे हम 200 घंटे अभी कवर कर रहे हैं, 200 गांव कवर कर रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, दिल्ली, यूपी के। अभी हमारा 5 स्टेट्स पे फोकस है और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में ये जाल बिछाया जाएगा। और मैं तो ये समझता हूँ, अगर हम गांव में जाकर एक व्यक्ति, हमारा कोई साथी एक व्यक्ति की मदद भी कर दे,
तो मैं समझूंगा जो मेरा मिशन था, जिस सोच के साथ मैंने काउंसिल ऑफ लॉर्ड्स को बनाया था, वो सार्थक होगा और मुझे खुशी होगी, क्योंकि कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा। बाकी हम किसी फल के लिए नहीं कर रहे। मेरा ये है कि समाज में जिनके अंदर जज्बा है, वकील साथी के अंदर जो यूथ के अंदर जज्बा है, कुछ काम करने की शक्ति है, वो आगे आना चाहिए, उसे प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म हम उन्हें दिलवा रहे हैं। और इसके अंदर काउंसिल ऑफ लॉ की जो हमारी मुहिम है, उसको देखते हुए, हमें अप्रिशिएट करते हुए, जो रिटायर्ड कई चीफ जस्टिस हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई जजेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश के अलग अलग स्टेट्स के, तो मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारी जो मुहिम है, हमारी जो सोच है, उसकी सराहना की, उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई और वे हमारे साथ आगे चल रहे हैं, और उनका भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। जी सर। तो सर जैसे आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, ठीक है, लोग की, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लोग डरते हैं कानून से, पुलिस से। तो जो पुलिस है, क्या किसी को बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है? देखिए, बिल्कुल बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, पर एक शर्त है कि जो आपके ऊपर एफआईआर हुई है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की हुई। अगर नॉन कॉग्निजेबल कोई ऑफेंस है तो आपको पुलिस किसी भी हालत में अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी वारंट फ्रॉम द कोर्ट। पर अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर है जिसकी सजा 7 साल से कम है, और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है, उसमें पुलिस 35 धारा का बीएनएस का नोटिस देकर आपको जांच में शामिल होने के बुला सकती है। और धारा 35 के तहत आपको वारंट इशू होते हैं, और धारा 35(3) पुलिस नोटिस होता है। पुलिस उस नोटिस के तहत आपको बुला सकती है। और अगर 7 साल से किसी कम केस में आपको पुलिस ने अरेस्ट विदाउट वारंट किया है तो ये इलीगल माना जाता है, और उस चीज को आप कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हैं। मतलब ये है कि जो नॉर्मल लैंग्वेज में समझे, जिसका अपराध की सजा 7 साल से ज़्यादा है, उसमें आपको पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती है। अगर 7 साल से कम की सजा का प्रोविज़न है तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। तो अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करने आई है तो उस टाइम पे उस नागरिक के अधिकार क्या माने जाते हैं? देखो, जो पुलिस के, जब आपके पास पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है तो सबसे बड़ी जो लैंडमार्क एक इंडिया की जजमेंट है, डीके बासु की जजमेंट है। उसमें डीके बासु की जजमेंट में बहुत तरह के पुलिस को हदायतें दी गई। अगर आप किसी मुजरिम को अरेस्ट कर रहे हैं तो बहुत तरह से आप डीके बासु की जजमेंट अगर पढ़ेंगे, उसमें साफ साफ लिखा है आपका एडवोकेट आपसे मिल सकता है, आप अपनी फैमिली को उस बारे में सूचित कर सकते हैं, आप उस समय अपने एडवोकेट से बात कर सकते हैं, आपको हथकड़ी नहीं लगा सकते। और उसके बाद अगर आप फीमेल को किसी अरेस्ट कर रहे हो तो फीमेल को अरेस्ट करने के लिए आपको फीमेल पुलिस ऑफिसर चाहिए। तो ऐसी कई गाइडलाइन डीके बासु जजमेंट में आई थी, और इस डीके बासु की जजमेंट ने पूरे देश में जो लोग अरेस्ट होते थे, और कहीं जंगल राज पुलिस का फैलता था, जैसे यूपी है, बिहार है, जहां पर पुलिस बेलगाम थी, उस चीज को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डीके बासु की जजमेंट में बड़ी अहम टिप्पणियां की थी। तो मतलब ये अधिकार है जो सबको पता होना चाहिए। और इसके कुछ अहम पॉइंट्स भी हैं रवि जी, जिसके अंदर आपको अरेस्ट मेमो होगा। अरेस्ट मेमो जो पुलिस बनाती है अरेस्ट के टाइम, उसको साइन करवाना पड़ेगा इंडिपेंडेंट विटनेस से। जो आप किसी मुजरिम को गिरफ्तार करो उस समय अगर कोई साथ है, उसको अरेस्ट उससे सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। आपको इलीगल डिटेंशन में नहीं रख सकते 24 घंटे से ज्यादा, आपको 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को। तीसरा, इसके अंदर आपको मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी। जब हमने पुलिस ने मुजरिम को अरेस्ट किया तो उसकी मेडिकल कंडीशन क्या थी, और उसके बाद अगर जब आप मजिस्ट्रेट पे पेश करते हैं, रिमांड लेते हैं, तो अगर नेक्स्ट डे उसको रिमांड के बाद दोबारा मजिस्ट्रेट पेश करते हैं तो दोबारा उसका मेडिकल होता है। तो कई तरह की चीजें अरेस्ट मीमो के लिए और फैमिली के लिए, एडवोकेट को मिलने के लिए कई तरह के रूल्स और गाइडलाइंस डीके बासु की जजमेंट में आई थी, जो अब तक की अहम जजमेंट है जो लोग अरेस्ट होते हैं उनके लिए। तो जैसे आपने वर्ड यूज किया रिमांड वर्ड सुनते ही एक दर्दनाक पिक्चर सामने आती है हर एक पर्सन के। तो क्या रिमांड सच में दर्दनीय होते हैं? देखिए, 2 तरह के रिमांड होते हैं, एक जुडिशियल रिमांड, एक पुलिस रिमांड। जुडिशियल रिमांड तो होता है जब आप अरेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद पुलिस रिमांड के 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, जितने का भी आपका रिमांड पुलिस को दिया, 2-3 दिन का, 3 दिन का, उसके बाद आप मजिस्ट्रेट आपको जेल भेज देता है, उससे बोलते हैं जुडिशियल रिमांड। और जब आपको पुलिस रिमांड में भेजा जाता है तो पुलिस के आप 4 दीवारी में, थाने में, या पुलिस की सीआईए के थाने में, इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे एजेंसी काम कर रही है, वहां पे आपको रखा जाता है। देखिए, बड़ी बड़ी बातें आज तक मुझे सुनने को तो मिली हैं। 3rd डिग्री टॉर्चर, आज तक हमारे पास कई केस भी हैं ऐसे, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे ऐसे कुछ केस गए। 3rd डिग्री टॉर्चर में बहुत तरह की चीजें यूज की जाती हैं, जैसे कि थाने में मारपीट करना, बिजली लगाकर उस व्यक्ति से पूछना कि उसका जुर्म क्या है। जो हाई हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, जो अपना मुंह नहीं खोलते,
उनके ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिमांड के दौरान 3rd डिग्री करती है, इस्तेमाल करती है। और वो पुलिस इसलिए करती है क्योंकि पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो क्राइम पता करने के लिए कि क्राइम हुआ कैसे, क्या मोडस ऑपरेंडी इस क्राइम की रही है, उसे पता करने के लिए पुलिस को कुछ अपने जो हथियार हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। वैसे तो कई बार हाई कोर्ट्स ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज किया है कि 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं किया जाएगा, पर अब इन चीज़ों में कमी आई है। आजकल जो पुलिस का तरीका है वो बदल गया है, मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है। अब तो देखिए, आप जैसे फिंगरप्रिंट्स हैं, अगर आपको कोई चोर पकड़ा है तो चोर के फिंगरप्रिंट हो जाएंगे आपके पास, ऐड पुलिस के पास, गृह मंत्रालय के पास। अगर वो अगली बार कोई क्राइम करता है और अगली बार कहीं उसी इलाके में चोरी होती है तो वो पुलिस उसके वहां से फिंगरप्रिंट लेकर कंप्यूटर में डालेगी, तो कहीं ना कहीं उसी से वो व्यक्ति पुलिस के सामने पकड़ा जाएगा। क्योंकि पहले चीजें नहीं थी तो 3rd डिग्री टॉर्चर पुलिस को करना पड़ता था, क्योंकि एविडेंस चाहिए। अब एविडेंस तो हमारे को थ्रू, जैसे हमारे पास ये मॉडर्नाइजेशन है, कंप्यूटर है, फोरेंसिक साइंस हमारी बहुत आगे जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब 3rd डिग्री जो चीजें हैं वो अब नहीं रही, और बाकी पुलिस को भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। बाकी 4 दीवारी की बात तो ना मुझे पता है ना रवि जी आपको पता है अंदर थाने में क्या हो रहा है जी। वैसे मेरे सामने अब तक, जब से हमने वकालत में आए हैं, जब से मैंने होश संभाला है, तब ऐसी नई घटनाएं हमने नहीं सुनी। बहुत कम है इन चीज़ों की जो है रेशो कम है, पर मैं यही कहूँगा पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर को कम से कम रखे। और आजकल हमारा मॉडर्नाइजेशन है, हमारा मॉडर्न जमाना है, हम थ्रू ये इन चीज़ों से, मॉडर्न चीज़ों से हम उस मुजरिम तक पहुँचे और क्राइम का पता लगाएं। तो अगर हम बात करें कि कोई मुजरिम है, ठीक है, अभी उसके ऊपर अपराध तय नहीं हुआ, तो क्या पुलिस उसका फ़ोन कभी भी चेक कर सकती है बिना अनुमति के? जी बिल्कुल। अगर उस व्यक्ति पर FIR दर्ज है, अगर किसी व्यक्ति पर FIR लॉज है किसी मामले में, और उस मामले में उसका फ़ोन इस्तेमाल हुआ है, कोई डिजिटल आइटम इस्तेमाल हुई है उसकी, तो पुलिस 101% उसका मोबाइल ले सकती है। उसको ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस से बात कर रहा है, तो पुलिस उसका फ़ोन रख सकती है, उसके फ़ोन को चेक कर सकती है। और उस फ़ोन को जो CFSL में भेजा जाता है कई बार चेक करने के लिए, IMEI नंबर चेक करते हैं उसका फ़ोन का कि ये जब क्राइम हुआ तब ये फ़ोन यही था। अगर वो क्राइम के समय वो फ़ोन पुलिस के पास, कोई उसके पास उसको लेकर कोई पुलिस को मिलता है कोई प्रूफ, तो पुलिस उस फ़ोन को ले सकती है। पर अगर किसी पे FIR दर्ज नहीं है, पुलिस उस व्यक्ति का ना तो रोड पर रोककर फ़ोन ले सकती है, ना उसको थाने में बुलाकर उसका फ़ोन चेक कर सकती है, ना पुलिस किसी कंप्लेंट के बिना किसी व्यक्ति का फ़ोन चेक कर सकती है। पुलिस सिर्फ फ़ोन तभी चेक कर सकती है जब FIR लॉज्ड हो। FIR दर्ज होने से पहले कंप्लेंट के बेस पर भी पुलिस फ़ोन चेक नहीं कर सकती, ये क्लियर है। और अगर करती है तो राइट टू प्राइवेसी में आता है, किसी की भी प्राइवेसी पर हमला नहीं हो सकता, ये हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है। पुलिस सिर्फ अपनी जांच के दौरान, उस मामले की जांच के दौरान, अपनी FIR की इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी मुजरिम का फ़ोन चेक कर सकती है। मतलब विदाउट FIR चेक नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो अगर हम बात करें, जब कोई मुजरिम कोर्ट में पहुंचता है तो व्हाट्सएप रिकॉर्ड चैटिंग, कॉल रिकॉर्डिंग या फिर स्क्रीनशॉट्स कहीं एज अ विटनेस काम आते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देश की जनता के लिए इनको सबको जानना भी चाहिए। आज देखो हर किसी के हाथ में मोबाइल है रवि, बिल्कुल, तो हर किसी के हाथ में मोबाइल है। कहीं ना कहीं इस मोबाइल से क्राइम भी कमिट हो जाता है, कई बार जाने अनजाने में भी हो जाता है, कई बार जानबूझकर भी हो जाता है। क्योंकि कहते हैं साइंस के प्रोस एंड कॉन्स हैं, दोनों हैं। अगर हम फोन इस्तेमाल करें, इसकी अच्छाइयाँ भी हैं, इसकी बुराई भी है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसके पहले इंडियन एविडेंस एक्ट कहते थे, इसके अंदर एक धारा है, धारा 63। पहले ये थी 65B, इंडियन एविडेंस एक्ट में थी 65B, और अब ये है धारा 63। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कोई व्हाट्सएप चैट है, कोई ईमेल है, कोई डिजिटल आइटम है, कोई फोटो है, कोई वीडियो है जो फोन से बनी है, वो हम धारा 63 का सर्टिफिकेट लगाकर अदालत में दे सकते हैं। और उसको अदालत को पढ़ना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट एक कोर्ट का डॉक्यूमेंट हो जाएगा, लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और आज मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी मुझे सुन रहा है, देखिए, अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं, आज की डेट में बड़ा बुरा हाल है, ये मैं आज की जो यंगस्टर्स को किसी लड़की से बात कर रहे हैं, तो वो चैट कई बार लोग संभाल के रखते हैं। कई बार वो चैट आपके खिलाफ भी चली जा सकती है, कई बार वो चैट आपको बचा भी सकती है। कई बार होता है कि कोई लड़की से बात कर रहा है और लड़की उसके ऊपर कोई फॉल्स एलिगेशन लगा दे, तो वो चैट उस समय काम आएगी। अच्छा, काम आएगी जब धारा 63 के साथ उसको अदालत में दिया जाएगा चैट को, तो वो साफ हो जाएगा सब कुछ कंसेंशुअल था, लड़की अपनी मर्जी से बात कर रही थी, तो नहीं लड़का ही उसको मैसेज कर रहा है, लड़की ने भी आगे से जवाब दिए होंगे। तो ये सारी चीजें जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाती हैं तो इसका बहुत आपको प्रेशर पड़ता है, और इन चीजों का बड़ा एक साक्ष्य, मजबूत साक्ष्य इसको माना जाता है। अब कोई लड़ाई हो रही है, उसकी वीडियो आपने बना ली, और लड़ाई में गवाह कोई नहीं है, पर वीडियो एक मैंने बना ली, और वो वीडियो
मुझे कोर्ट में प्रोड्यूस करनी है और मुझे देखना है कि वो अब जज साहब ने डिसाइड करना है कि लड़ाई में कौन कौन शामिल था। गवाह कोई भी नहीं है, पुलिस ने सिर्फ एक मेरी जुबान पे एफआईआर दर्ज कर दी। जब पुलिस ने ढूंढा, सीसीटीवी रिकॉर्ड खंगाला, तो उसमें वो वीडियो मिल गई। तो वो वीडियो कैसे प्रोड्यूस होगी कोर्ट में? धारा 63 के तहत। उसके अंदर, कोर्ट के अंदर धारा 63 का सर्टिफिकेट लगेगा और कोर्ट उसको पढ़ेगी, कोर्ट उसको देखेगी। जब वो इमेज जाएगी, वीडियो जाएगी, तो उसको देखकर कोर्ट को निर्णय लेना पड़ेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे, क्योंकि आज डिजिटल युग है। डिजिटल युग के अंदर धारा 63 का सर्टिफिकेट के साथ ही हम कई चीजों में बच भी सकते हैं। और ये फोन भी हमें कई बार सजा भी दे देता है, तो ये फोन भी हमें कई बार बचा भी सकता है। पर ये आप प्रिकॉशन जरूर लें। ये भले ये लड़का लड़की की बात नहीं है, ये हर समाज के जो जिम्मेवार नागरिक हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप किसी से लेन देन कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है आपका, प्रॉपर्टी से आपने किसी से कोई प्रॉपर्टी ले ली, आपने किसी डीलर से प्रॉपर्टी ले ली, तो आपने उसके साथ चैट कर ली, एग्रीमेंट नहीं हुआ, बयाना हो गया, तो उस चैट के आधार पर आप उसके ऊपर एफआईआर कर सकते हैं। अगर उसने अपनी कन्फेशन दे दी, आपको एक्नॉलेजमेंट दे दी, हाँ जी भाई साहब आपके 10 लाख रुपए आ गए हैं, आपकी रजिस्ट्री इस दिन होगी, और उसने आपकी रजिस्ट्री नहीं करवाई, तो 10 लाख रुपए का मैसेज एक्नॉलेजमेंट में आपका साबित होगा और ये आपको कोर्ट में जाके मदद करेगा। तो ये ऐसे होगा, हाँ, ये मान्य नहीं होगा। और ये हर जगह एप्लीकेबल होती है चीज, आप किसी भी डीलिंग में जाएं। तो ये जो 63 सेक्शन है एविडेंस एक्ट का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, धन्यवाद। मतलब आज की डेट में ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, कॉल रिकॉर्डिंग होगी, चैटिंग होगी या स्क्रीनशॉट के, सब काम आते हैं कोर्ट के अंदर। सर बिल्कुल सर, सब कुछ काम आता है। आजकल तो व्हाट्सएप के थ्रू और वीसी के थ्रू, जो हमारा नया बीएनएस है, उसमें तो आप वीसी के थ्रू पुलिस जांच में भी शामिल हो सकते हैं। जैसे जब जमाना डिजिटल हो रहा है, ऐसे ऐसे कई तकनीक आ रही हैं हमारे यहाँ, अच्छी भी हैं। तो ऐसा होना चाहिए। और आने वाले समय में डिजिटल युग आ रहा है, तो हमें सबको बच के रहना होगा, क्योंकि कहते हैं साइंस एक अभिशाप भी है, साइंस एक वरदान भी है। तो इसको देख के दिमाग में रखकर हमें आगे बढ़ना होगा, तभी हम बच पाएंगे। तो जमानत और अग्रिम जमानत में क्या अंतर आता है? देखिए, दो तरह की जमानत होती है, अग्रिम जमानत और जमानत। इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल। रेगुलर बेल होती है जब आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो आपकी रेगुलर बेल फाइल होती है। और रेगुलर बेल कैसे फाइल होती है? पहले आपकी जेएमआईसी के पास बेल एप्लीकेशन जाएगी। अगर जेएमआईसी ने आपको बेल ग्रांट कर दी तो देन गुड। अगर उसके बाद अगर जेएमआईसी ने आपकी बेल रिजेक्ट कर दी, तो आपकी बेल एडीजे के पास जाएगी, एडिशनल सेशन जज, जिसको सेशंस कोर्ट बोलते हैं, उसके पास आपकी बेल जाएगी। अगर वहां से भी आपकी बेल रिजेक्ट हो गई है, तो आपकी बेल जाएगी हाई कोर्ट में। ओके। उसके बाद आपकी बेल को हाई कोर्ट हियरिंग करेगा। अगर उसके बाद भी आपकी बेल रिजेक्ट हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। ये है रेगुलर बेल का। और इसके बाद एक होती है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल बोल दो, ब्लैंकेट बेल बोल दो, ट्रांजिट बेल बोल दो, 3 तरह की बेल्स होती हैं। इसके अंदर क्या होता है? एंटीसिपेटरी बेल में अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर लॉन्च हो गई, तो आप विदाउट एनी अरेस्ट कोर्ट में जा सकते हैं, बता सकते हैं कि इस जो एफआईआर में मेरा नाम है, ये मेरा झूठा नाम है, इस एफआईआर में मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आज अगर आपके पास एविडेंस कोई है, उसके बेसिस पर आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। और एंटीसिपेटरी का भी वही प्रोसीजर है, जेएमआईसी टू सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जेएमआईसी, सेशन जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपको आपके इन्वॉल्वमेंट के आधार पर, आपकी एविडेंस के आधार पर अगर वो आपको बेल देते हैं, तो उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकते हैं इजीली जाके। पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। और ब्लैंकेट बेल होती है अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, पर आपको लग रहा है कि पुलिस कोई ना कोई आपके ऊपर कोई साजिश रच सकती है और आपके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं, तो ब्लैंकेट बेल आप हाई कोर्ट लगा सकते हैं। इसका कहीं लॉ में जिक्र नहीं है, पर ब्लैंकेट बेल काफी समय इसमें हाई कोर्ट्स में मुझे दिखने को मिला, ब्लैंकेट बेल लगाई गई। ब्लैंकेट बेल में आप एक बेल ले सकते हैं, उसके अंदर हाई कोर्ट ये ऑर्डर करता है, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, कि अगर इस व्यक्ति के ऊपर कोई भी कार्रवाई आप करते हैं, तो 7 दिन का नोटिस इस व्यक्ति को दिया जाए। यानी कि अभी तक कोई अपराध नहीं है उसके ऊपर, लेकिन वो पहले से प्रिकॉशंस में लेके एज ए प्रिकॉशन वो ब्लैंकेट बेल कई लोग लगा देते हैं। ये भी हाई कोर्ट की एक प्रैक्टिस है, जो कई बच्चों को नहीं पता, जो युवा यंग वकील आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए। एक होती है ट्रांजिट बेल। ट्रांजिट बेल में क्या है? अगर मेरे खिलाफ पंजाब में कोई एफआईआर है और मैं हूं दिल्ली का, तो दिल्ली से लेकर पंजाब तक आने में मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं करेगी जब तक मैं पंजाब नहीं पहुंचा। ओके। इसको बोलते हैं ट्रांजिट बेल। ट्रांजिट बेल जब तक आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको उस समय पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। जब आप प्रॉपर उस जगह पे पहुंच जाएंगे, तो फिर आप वहां पर जाके एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल, जो भी प्रोसीजर आप होगा वो आप कर सकते हैं। ये 3 तरह की बेल्स हैं जो सबको पता होनी चाहिए। तो अभी आपने जिक्र किया युवाओं का, युवा जो एडवोकेट बन रहे हैं अभी
नए एडवोकेट भी हम कह सकते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्यों इस फील्ड में आए, कैसे आए? देखो, रोज तादाद वकीलों की देश में बढ़ रही है, जो अच्छा भी है। मैं तो कहूँगा हर एक घर में एक वकील होना चाहिए, हर एक घर में एक वकील होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ। क्योंकि ये जो लॉयर कह लीजिए, एडवोकेट कह लीजिए, वकालत कह लीजिए, एक डिग्री नहीं है, ये एक नॉलेज है जो हमारे हर देश के नागरिक को होनी चाहिए। तो अगर आपके घर में कोई होगा, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो कोई बड़ा है, तो वो कुछ ना कुछ एक अच्छी सीख ही परिवार को देगा। तो मैं आज जो युवा मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको एक यही संदेश देना चाहूंगा। सबसे पहले तो वकालत में अगर आप आए हैं, तो पहला हमारा जो वर्क है, हम गरीबों की मदद करें। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बार बार दोहराता है कि समाज के अंतिम नागरिक तक न्याय पहुंचना चाहिए। और अगर हम इस प्रोफेशन में आए हैं, अगर भगवान ने हमें बल बख्शा इतना कि हमें आज हमारी एक सिग्नेचर के भी पावर्स हैं, जब हम हाई कोर्ट में बेल फाइल करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल फाइल करते हैं, तो एक हमारी पावर हमें भगवान ने दिया है, हमारे टीचर्स ने दिया है, हमारी फैमिली ने दी है। तो ये पावर को एक्सरसाइज करें, हम उसको इतनी मजबूती से एक्सरसाइज करें, वकील अपना जो मजबूती है उसको गिरने ना दें। हम लकड़ियों के गट्ठे हैं, अगर वकील सब इकट्ठे हो जाए, बड़ी बड़ी स्ट्राइक हम करके बड़े बड़े ऑर्डर्स चैलेंज करवा सकते हैं, बड़ी बड़ी नोटिफिकेशन हम खत्म करवा सकते हैं। अभी एलएडीसी पॉलिसी थी, अब देखिए एलएडीसी पॉलिसी आई, लीगल एड डिफेंस काउंसिल लगा दिया गया पूरे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में। वकीलों ने 28 दिन का धरना दिया और सरकार को झुकना पड़ा, और एलएडीसी पॉलिसी अब सितंबर से बंद हो जाएगी। तो देखिए, वकीलों को आजकल देखा मैंने सोशल मीडिया पर, वकील किस तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों का जो एक तरह आपका, मैं वो कहूँगा, एक आपका जो आपका रहने सहने का तरीका है ना, वो आप बदल नहीं। वकील, कुछ वकीलों का बहुत बुरा हाल है, तो उसको बदलना होगा। वकीलों को एक डिग्निटी मेंटेन करनी होगी, एक डेकोरम मेंटेन करना होगा। आप पता लगना चाहिए कि आप वकील हैं। तो और मैं युवाओं को कहूँगा, सबसे पहले एक हमारे एक्स एमपी हैं धर्मपाल मलिक, वो भी लॉ ग्रेजुएट हैं। उन्होंने मुझे एक बात बहुत, जब मैं लॉ कर रहा था, उन्होंने मुझे बहुत एक अच्छी बात बताई थी। एक अच्छा वकील वो है जिसके पास एक अच्छी कार है, जिसके पास एक अच्छे कपड़े हैं, जिसके पास एक अच्छा ऑफिस है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और कपड़ों के माध्यम से उन्होंने मुझे कहा था कि वकील वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। आपका केस कोर्ट में लगा है, आपका केस में कोर्ट में केस नहीं लगा, आपके कोट से लेके, आपके बैंड से लेके, आपके शूज तक पॉलिश होने चाहिए। ये सबसे पहले जो यूथ आ रहा है। अब मैंने कई जगह देखा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई टाई में घूम रहा है, कोई बटन खोल के घूम रहा है, कोई हाफ बाजू में घूम रहा है, कोई मोड़ के घूम रहा है अपने शर्ट को। एक डेकोरम कोड का मेंटेन होना बहुत जरूरी है कि आप कैसे आए हैं। क्योंकि मेरा ना, मैं शुरू से ही, मेरे स्कूल में क्रेविट डालते थे, हमारे स्कूल में, ठीक है, तो क्रेविट डालते थे। गर्मी में भी वो, जब सर्दी से गर्मी की जब दिन आते हैं ना, तब थोड़ी गर्मी लगती है तो बच्चे उतार देते थे। पर मेरा बचपन से मैं कभी भी आज तक, जैसे वो जो बच्चों ने ड्रेस नहीं डाली हुई, उनको कई बार सुबह सुबह जो प्रेयर होती थी ना, बाहर निकाल देते थे, भाई आप आ जाइए साइड में, आपने फॉलो नहीं किए जो इंस्ट्रक्शंस है स्कूल की। तो आज तक मैं उस प्रेयर में, मुझे आज तक नहीं निकाला गया, क्योंकि मैं शुरू से ही वेल ड्रेस चाहता हूँ कि वेल ड्रेस्ड रहूँ मैं। और मैं वो क्रेविट भी डालकर रखता था बचपन से। वो आदत होती है आपकी, रखनी पड़ती है आपको आदत। और अगर आप जो युवा वकील आ रहे हैं, वो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वेल ड्रेस्ड रहें। जब आप एक बेंच के आगे जा रहे हैं तो एक बड़े ही सेंसिबल तरीके से जाएं, ताकि कोर्ट के ऊपर भी एक अच्छा इंप्रेशन जाए। जब आप आर्ग्यूमेंट करें तो आपकी प्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है, वो सारा चीज़ें आपको देखना चाहिए। और एक वकीलों के लिए मैं कहूँगा, जब जो नए वकील आ रहे हैं, कोर्ट में एक डायरी जरूर लेकर जाएं। कोर्ट में डायरी लेकर जाएं। आप अगर आप फ्री हैं तो आप उस दिन एक कोर्ट चूज कर लीजिए कि आज मुझे इस कोर्ट में बैठना है, जिसपे सिविल का रोस्टर है। आपको सिविल की अगर आपको रुझान है तो सिविल में जाएं। अगर आपको क्रिमिनल लॉ का रुझान है तो आप क्रिमिनल रोस्टर के मुताबिक आप देख लीजिए कि आज हमने जज साहब पे बैठना है, उन पे रोज के 100 से 150 केस लगते हैं, हमने 100 बेल्स को, आर्गुमेंट्स को सुनना है। उसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, जज साहब के जो टिप्पणियां हैं वो पता चलेंगी आपको। हर तरह के वकील आएंगे, इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, कुछ हिंदी में बात कर रहे हैं, वो सारा आपको पता चलेगा। क्या क्या जज साहब, क्या क्वेश्चनिंग जज साहब द्वारा की जा रही है, क्या क्या आर्गुमेंट एड्रेस हो रहे हैं, क्या क्या जज साहब एविडेंस पूछ रहे हैं, क्या क्या स्टेट का वकील बोल रहा है। तो देखिए, एक कोर्ट रूम में बैठ के आपको 100 केसों के बारे में पता चल रहा है। जब मैं शुरू में आया और जब मैं फ्री होता था, तो मैंने बहुत प्रैक्टिस यूज की। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, शायद आज भी मुझे उन वर्ड्स का ना पता हो। देखिए, कन्फेस करना, अगर आप देखिए, वकील रोज सीखता है कुछ ना कुछ। अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ा वकील बन गया हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे बहुत लॉ की नॉलेज है, तो ये कहना गलत है। एक वकील तो वो है कि मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ इतनी नॉलेज है, जितना बड़ा झरना चल रहा है ना, और उस झरने की एक बूंद जो गिर रही है,
उस बूंद जितना मेरे अंदर नॉलेज है। मेरे कभी किसी नॉलेज का इनकार नहीं करना चाहिए। एक रोज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, कहाँ तो हम बचपन में किताबों से भागते थे और आज कहाँ उसी किताबों में मैं घिरा रहता हूँ। तो कहते हैं जिस चीज से आप जितना भागते हैं ना, वो चीज आपकी उतनी ही पास आती है। तो लॉ भी इसी तरीके से मेरे पास आई, ये लॉ की बुक्स भी मेरी इसी तरीके से पास आई। पर यह है कि ये इसलिए मेरे पास है क्योंकि मेरा शुरू से पॉलिटिकल साइंस में, लॉ में रुझान था, जीके में रुझान था, करंट अफेयर्स में रुझान था, मैथ साइंस में मैं वीक था शुरू से। तो एक ये भी आपको सलाह दूंगा, जो +1 +2 के बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, जिन्होंने कल को अच्छा अपना करियर चूज करना है, वो सोच रहे हैं कल को क्या करें, तो जिस तरफ आपका रुझान है, जिस सब्जेक्ट में आपका रुझान है, आप उसी तरफ जाएं। बड़े बड़े फॉरेन कंट्रीज है, वहां पे बच्चों को उसी तरह से अपनाया जाता है, जो उनको आता है उनको उसी तरफ भेजा जाता है। अगर वो बच्चा वैसा करेगा तो वो कितना पैशन से करेगा, कितना पैशनेट होकर वो काम करेगा। तो ये जो हमारे भारत की भी जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर भी कुछ सुधार आने चाहिए, इस तरीके की चीजें आनी चाहिए। तो युवा वकीलों के लिए बहुत चीजें हैं, पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक डायरी और सीनियर एडवोकेट क्या बोल रहे हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स और किस केस में आपने क्या सुना, उसका नाम आप डिटेल के साथ, केस नंबर के साथ नोट डाउन करें, और रोज 2 जजमेंट्स जरूर पढ़ें। ये मुझे सिखाया था हमारे जो गुरु थे मेरे, जिनके पास सबसे पहला मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, SK गर्ग नरवाना जी, सीनियर एडवोकेट हैं। उन्होंने मुझे सिखाया था कि एक रोज जजमेंट सिविल के उसकी, एक रोज जजमेंट क्रिमिनल केस की, ये पढ़नी है और एक डायरी लगानी है। उसमें आपने रोज की एक जजमेंट क्रिमिनल, रोज की एक सिविल रोज लिखनी है। और वो जब रोज पढ़ोगे, आप 8-10 पेज रोज पढ़ोगे, उसमें से आपको इतनी चीजें मिलेंगी, इतनी चीजें आपको मिलेंगी, आप अपने भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे किसी के सामने बात करने के लिए। अगर आप किसी जज से भी बात कर रहे हैं ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंट होगा कि जज साहब, आप किसी भी जज से बात शुरू कर सकते हैं, क्योंकि टी पार्टीज में हम जजेस से मिलते हैं, तो हम किसी जज साहब की हमने जजमेंट पढ़ ली, तो हमारे पास कोई बात करने का, आप कैसे बात करोगे अगर किसी जज से बात करनी है। टी पार्टी में सपोज कीजिए आपको जज साहब मिल गए, आपने एक उनसे कन्वर्सेशन शुरू करनी है, तो आप कैसे करोगे? हाँ जी सर, कैसे हो, ठीक हो? इसके बाद वो चले जाएंगे, हाँ जी ठीक हूँ। पर अगर आपने उनसे डिटेल में बातचीत करनी है, उनको आपने बताना है कि मेरे अंदर क्या कैलिबर है, तो अगर आप उनकी किसी जजमेंट उनके साथ डिस्कस करो कि सर आपकी वो जजमेंट मैंने पढ़ी थी, वो जो आपने उसके अंदर वो कोट किया, आपने सर ये चीज़ आपने जो नई की, उससे बड़ी चीज़ सीखने को मिली, हमने भी उसे कोट किया, हमने भी उसे साइट किया अपनी जो उसमें बेल एप्लीकेशन में। तो जज साहब के ऊपर आपको एक इंप्रेशन जाएगा कि ये रोज बच्चा पढ़ने वाला है, ये बच्चा कनेक्ट है लॉ के साथ। बिल्कुल। तो लॉ से कनेक्ट रहने के लिए जजमेंट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। यही आज का मूल मंत्र मैं युवा वकीलों को देना चाहूंगा। तो क्या कोई एडवोकेट कभी जीत की गारंटी दे सकता है अपने क्लाइंट को? 2 शब्द हैं, सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कन्विक्शन। अगर ये दोनों चीजें आपके अंदर हैं और आप वकील हैं, तो निश्चित तौर पर आप किसी को भी अपने जो क्लाइंट है उसको गारंटी दे सकते हो कि ये मैं करूंगा। अगर आपने सोच लिया ये काम मैंने करना है और ये मुझे काम करवाना है, तो बाय हुक एंड क्रुक फिर आपकी जो परमात्मा आपका साथ देता है उस काम को करने में। अगर आप शुरू से ही सोच लेंगे केस फाइल पढ़ने से पहले, यार इसमें तो कुछ होना नहीं है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर कैसे होगा काम? अब भगवान के मंदिर जाते हैं तो ये सोच कर जाते हैं भगवान पता नहीं कब हमें फल देंगे, यार आज छोड़ देते हैं, 2 दिन बाद चले जाएंगे। तो भगवान की जो पूजा है वो रोज करनी पड़ती है, तब हमें फल मिलता है। तो अगर मैं सोच लूँ कि यार गारंटी दे दूँ किसी वकील, देखिए कई बार क्लाइंट ये पूछता है सर गारंटी है, जज साहब ये कर देंगे? देखिए वकील का काम है प्रेजेंट करना, वकील का काम है मेहनत करना, वकील का काम है आर्ग्यूमेंट एड्रेस करना और प्रेजेंटेशन इतनी स्ट्रांग रखना कि जज साहब को हम कन्विंस करवा पाए कि ये मेरिट पे मामला रिलीफ देने का बनता है। वो गारंटी तो हम दे सकते हैं कि हाँ जी मैं अपने ऊपर गारंटी दे सकता हूँ, जी सर ये आपका केस अच्छा है, मेरिट पे आपका केस डिसाइड होने वाला है, जज साहब बिल्कुल आपकी जो तथ्य हैं, बातें हैं, वो उसको सुनेंगे। पर अगर कोई पूछे कोई गारंटी किस तरीके की, गारंटीज भी आजकल बहुत तरीके की हैं समाज में। कई बार मैं नीचे कोर्ट में जाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो पूछा जाता है सर इसमें गारंटी है कोई, जज साहब कर देंगे, कोई सेटिंग है? ऐसी कोई सेटिंग वेटिंग नहीं होती। जो हमारे न्यायाधीश बैठे हैं, जिन्हें न्याय की मूर्ति, जिन्हें माइलॉर्ड कहा जाता है, वो एक डिसीजन जो देते हैं वो तथ्य के आधार पर देते हैं, सबूतों के आधार पर देते हैं। और जो ये समाज में परसेप्शन बन गई है कि हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अगर पेश होगा तो वही रिलीफ मिलेगा, अगर कोई जज का बेटा पेश होगा वही रिलीफ दिलवाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में सक्षम है, हमें किसी से भी जेलसी नहीं करनी है। मेरी एक सोच जरूर रहती है, अपनी लकीर को लंबा करना चाहिए, किसी की लकीर को मिटाकर, किसी की लकीर को मिटाकर और किसी के बारे में कोई गलत शब्द अपशब्द बोलकर कि ये वैसा है ये ऐसा है, कभी काम नहीं करना चाहिए। बड़ा एक हेल्दी एनवायरनमेंट में आपको
काम करना चाहिए। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट हर एक प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप गारंटी की बात करते हैं, जब आप कोर्ट में जाएंगे, अपनी बुलंद आवाज़ से बात रखेंगे और अपने आर्ग्यूमेंट्स एड्रेस इस तरीके से करेंगे, तो जज साहब निश्चित तौर पर कन्विंस होंगे। और कुछ जज ऐसे हैं जो ऑन कैमरा लाइव सेशन में, आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा, हाई कोर्ट्स में देखा होगा, बच्चों को जो युवा वकील आ रहे हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं कि योर आर्ग्यूमेंट्स आर वेरी गुड। आपने जो आर्ग्यूमेंट्स करे, बहुत एक अच्छे आर्ग्यूमेंट्स करे, वो ओपन माइक वो जो लोग डालते हैं, बच्चों को उससे एक अप्रिशिएशन मिलती है जब जज साहब एक पीठ शब्द पाते हैं। एक मैं आपको जिक्र करूंगा, छोटा सा जिक्र है, वैसे तो कोर्ट का है। जब मैं शुरू में प्रैक्टिस में आया तो जस्टिस लीजा गिल थे कोर्ट में, ठीक है, उनकी कोर्ट में मैंने आर्गुमेंट किए। और उसी दिन टी पार्टी थी, किसी जज साहब की रिटायरमेंट थी, उस टी पार्टी में मैं भी शामिल हुआ। तो मैंने उसमें आर्गुमेंट्स कर दिए और मुझे रिलीफ भी जस्टिस रीजा मैम ने दिया। तो उसके बाद शाम को जब टी पार्टी हुई तो मैंने सारे जजेस को, सारे एडवोकेट जजेस इकट्ठे टी पार्टी में होते हैं, तो मैंने उनको ग्रीट किया, गुड इवनिंग मैम। तो मुझे ऐसा विश्वास भी नहीं था कि ऐसा मेरे साथ होगा, क्योंकि मैं एक तरह से नया युवा वकील था। जज साहब के पास रोज के 200-300 केस होते हैं, मुझे कहाँ याद रखा जाएगा। पर जज साहब ने जैसे ही मैंने उनको गुड इवनिंग बोला तो मुझे पलट कर उन्होंने कहा, वेरी वेल आर्ग्यूमेंट डन बाय यू मिस्टर शांडिल्य, मिस्टर वासु। तो जो उस दिन मेरे अंदर काम करने का जो जज्बा था ना, और बढ़ गया। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही जजेस अप्रिशिएट करते हैं और बेंच करती भी है, लगातार बेंच आपको अप्रिशिएट करती है, तो उससे एक हमारे को मजबूती मिलती है। और जो गारंटी आप बोल रहे हैं, वो गारंटी हमें और मजबूत हो जाती है कि जज साहब ने हमें अप्रिशिएट किया, आर्ग्यूमेंट्स हमारे इतने अच्छे थे, हमारा जो ड्राफ्टिंग है, हमारी जो फाइलिंग है हमारी इतनी अच्छी है कि जज साहब उससे कन्विंस होंगे। मतलब एक एडवोकेट की कोशिश, एंड तक कोशिश ही एक गारंटी है। बिल्कुल ये गारंटी है। और एक हमारे वकील साहब थे अंबाला के, वो जब मैंने उनसे पूछा कि वकील को क्या करना चाहिए अपने केस में, है तो बड़ी हंसी वाली बात, तो उन्होंने कहा कि चाहे लेट जाओ उस कोर्ट में रिलीफ क्लाइंट के लिए, पर बाहर आके आपके सिर्फ रिलीफ की वैल्यू है कि इस वकील ने रिलीफ दिलवाया नहीं। जैसे मर्जी हाथ पैर जोड़ो, नमस्ते करो, कैसे भी करो, जज साहब के आगे एक एक पेज दो। आपने कई बार देखा होगा प्रैक्टिस कैसे होती है, जब जज साहब पलट रहे हो ना पेज, नहीं डिसमिस दिस केस डेट, तो क्या प्रैक्टिस रहती है, नहीं सर पैरा नंबर दिस ऑफ दिस पेज। हम जज साहब को एक बताने की कोशिश करते हैं, सर आप एक मिनट ये तो पढ़ लो, आप एक मिनट ये वाला पेज तो पढ़ लो। तो ये चीज़ें जो है जज साहब का जो ध्यान है उस फाइल की तरफ लेके जाने के लिए, अगर हम जज साहब बोल दें नो आई विल नॉट हियर योर केस, इट इज़ नॉट ऑन मेरिट्स, तो हम ये नहीं है कि हम आ जाएं। हमें आखिरी वक्त तक जज साहब को कन्विंस करवाना है, जब तक जज साहब गलत और केस का नंबर ना बोल दे, रीडर साहब अगला नंबर ना बोल दें। मेरी प्रैक्टिस तो यही रहती है। और देखो मेरे जो कोर्ट रूम्स के हमारी चीज़ें हैं, तो जो मेरे को ये प्रैक्टिकल चीज़ें किसी बुक में नहीं लिखी, जो हमने देखी, हमने कोर्ट में का पता लगी, तो ऐसा करना चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए टिल लास्ट, तभी आपको एक क्लाइंट के लिए गारंटी मिल पाएगी कि उसको रिलीफ मिलेगा। एफर्ट्स की गारंटी मिलती है। बिल्कुल सर। तो आप इतने अच्छे एडवोकेट हैं, इतना अच्छा प्रोफेशनली अब लाइन पे चल रहे हैं, तो आप राजनीति में क्यों आए? देखिए, अगर देश का इतिहास उठा के देखो, जो बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, बड़े बड़े देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हमारे लोग हुए हैं, वो राजनीतिज्ञ भी थे और एक वकील भी थे। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, चाहे वो BR अम्बेडकर जी हों, और बहुत से नाम है जो मैं गिनवा सकता हूँ, लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी। तो देखो, कभी भी मैं ये सोचता हूँ कुछ भी आपने करना ना, तो एक बड़े लोगों को सोचकर, बड़े लोगों की जीवनी को पढ़कर, उनकी बायोग्राफी को पढ़कर करना चाहिए। अपनी तुलना हमेशा बड़े से करनी चाहिए, जिस मुकाम तक आप पहुँचना चाहते हैं, जिससे आप अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो अभी देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, कपिल सिब्बल जी हैं, ये राजनीति भी करते हैं, ये वकालत भी करते हैं। मैं देखो उनके लेवल का ना हूँ, अभी मैं तो उनकी दूर बराबर भी नहीं हूँ, पर उनका जो सानिध्य है हमेशा मिलता रहता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। दिल्ली जब जाते हैं उनसे मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो बड़े ही वो गाइड करते हैं हमेशा, बड़ी एक हेल्पिंग हैंड की तरह है वो युवा वकीलों के लिए, हमेशा वो प्रमोट करते हैं, चाहे जो भी सीनियर एडवोकेट हो। तो मेरा मन था कि एक राजनीति में आकर एक अच्छी तरफ समाज को लेकर जाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट बनेगी, राजनीति में क्या है, राजनीति में आएंगे, सरकार में आएंगे, आज विपक्ष में है तो कल सरकार में आएंगे। जब सरकार में आएंगे तो एक वकील होने के नाते मैं सरकार की मदद किस प्रकार कर सकता हूँ, अच्छी पॉलिसीज लाने में मदद कर सकता हूँ, एक अच्छी पॉलिसीज की ड्राफ्टिंग में मदद कर सकता हूँ,
एक समाज को सही तरीके से लेकर जाने में मदद कर सकता हूँ, जो पुलिस सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए एक राय दे सकता हूँ, जो अपनी सरकार के माध्यम से जिस भी पार्टी में मैं हूँ उसको ये बोल सकता हूँ कि इस चीज़ को जो मैंने फेस करी, जो मेरे क्लाइंट्स ने फेस करी, जो समाज के लोगों ने फेस करी, जो आम नागरिक ने फेस करी, उनको ये बोल सकता हूँ कि इसको ठीक किया जाए ताकि जो हमारी सरकार की छवि है वो स्ट्रोंग हो। और मैं चाहता हूँ कि राजनीति में पावरफुल लोग आए, एजुकेटेड लोग आए, दमदार लोग आए, ताकि जो राजनीति है देश की वो बदले। ये नहीं है कि राजनीति में 8वीं पास लोग ही आएंगे, ये धब्बा मिटाने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ, क्योंकि राजनीति में एजुकेटेड लोगों की आज बहुत ज़रूरत है, नहीं तो ये राजनीति देश की गंदी होती रहेगी। और मैं नहीं चाहता देश की राजनीति गंदी हो, पर एक प्रयास है, ये प्रयास मैंने किया और मैं मानता हूँ कि मैं ये प्रयास अपनी मेहनत से सफल करूँगा। तो आप राजनीति में आए, लेकिन आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? देखिए रवि जी, कांग्रेस से मेरी विचारधारा बड़ी मेल खाती है, और जो कांग्रेस है सबसे पुरानी पार्टी है देश की, और कांग्रेस ने कभी भी धर्म और जाति के नाम पर राजनीति नहीं की। कांग्रेस ने काम किया देश को आगे बढ़ाने के लिए, कांग्रेस ने काम किया देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, कांग्रेस ने काम किया देश के युवाओं को सशक्त करने के लिए। और अगर बात करें एम्स की, बात करें IITs की, बात करें जो सीड मिशन था, बात करें कंप्यूटर लेके आने की बात थी, तो ये कौन लेकर आया? कांग्रेस की सरकार लेकर आई। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कौन लाया? ये राजीव गांधी लेकर आए। और अगर आज ये मेरे को आप सुन भी रहे हैं तो ये राजीव गांधी जी की देन है। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर ये आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, वो भी राजीव गांधी की देन है। वो कैसे? अब वो कहेंगे आप कैसे? अगर ये सोशल मीडिया ना हो और सोशल मीडिया की टीम्स ना हो बीजेपी के पास, 2014 में बीजेपी जीतती ना, तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो क्रांति आई थी देश में, मोदी लहर आई थी, तो ये सोशल मीडिया कराई थी। और इसी क्रांति को, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को बीजेपी ने इसका विरोध किया था। ऑन रिकॉर्ड है संसद में, इसके कागज आज भी मेरे पास उपलब्ध है, अगर कोई कहेगा मैं दिखा दूंगा। अरुण शौरी जो मंत्री थे बीजेपी के, उन्होंने इसका विरोध किया था। तो देखिए, कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, सरदार पटेल जिसका मोदी जी गुणगान करते हैं, ये सरदार पटेल कौन थे? जितना बड़ा स्टैचू मोदी जी ने बनाया, कभी किसी ने सोचा है कौन थे, क्यों बनाया? ये सरदार पटेल, ही वॉज कांग्रेस मैन। और जो मैं कहूँगा, अगर देश को किसी ने अखंड भारत करने का जिसका सपना अगर था किसी का, तो वो सरदार पटेल का था, जिन्होंने 565 रियासतों को एक किया और भारत को अखंड करने का प्रण लिया था 1931 की बैठक में। तो मैं उन्हें अपना रोल मॉडल मानता हूँ, जिन्होंने हमेशा एक करने का काम किया। तो कांग्रेस ने देश को बहुत तरक्की दी, और कांग्रेस ने नेशनलाइजेशन की बैंक्स की, कांग्रेस ने ऐसी ऐसी चीज़ें देश में लाई। आज देखिए, दिल्ली शीला दीक्षित ने कितने मेट्रो दे दी, कितने पुल दे दिए, ये सारे पुल कांग्रेस की देन थी। आज देखिए कैसी खबरें आती हैं, कोई पुल बनता है तो गिरने की खबर पहले आती है, पुल बनता बाद में है। तो कांग्रेस ने हमेशा जमीन पर, धरातल पर रहकर, जो कांग्रेस का एक नारा था ना, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, तो कांग्रेस ने गरीब का हाथ हमेशा थाम कर रखा। पर कांग्रेस में मैं इसलिए आया, मुझे बुरा लगता है जब राहुल गांधी जी का संसद में माइक बंद किया जाता है। मुझे बुरा लगता है जब राहुल गांधी जी की वीडियो ब्लॉक कर दी जाती है संसद में बोलने की। तो राहुल जी जो प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरा कोई पद है, तो वो राहुल जी का है, लीडर ऑफ अपोजिशन का है। तो उन्हें कैसे इग्नोर कर सकती है बीजेपी? मेरी सिर्फ यही लड़ाई है। देखो, मैं अपमान नहीं सह सकता। देखिए, मैं कांग्रेस में हूँ, मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा काम कर दूंगा, पर एक रामायण में हमारी गिलहरी का पात्र भी था। वो गिलहरी छोटी सी मिट्टी लेकर अपनी पूंछ पर रखती थी और उस दरिया तक, समुद्र तक छोड़ आती थी। तो मैं तो एक गिलहरी की तरह कांग्रेस को मजबूत करने आया हूँ। और मैं, जो मुझे सुन रहे हो, जो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं लोग, और जो राहुल गांधी जी की विचारधारा के साथ चल रहे हैं, एक गिलहरी की तरह चाहे काम करें, पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करें, क्योंकि आने वाला समय कांग्रेस का है, राहुल गांधी जी का है, और सब देश के लोगों को राहुल जी की सोच से जुड़ना होगा। और आज जो जेनजी है देश का, राहुल जी के साथ जुड़ चुका है, ऐसे जुड़ चुका है, बड़ी शिद्दत के साथ जुड़ चुका है, बड़े दिल के साथ जुड़ चुका है, क्योंकि राहुल जी ने उनकी आवाज़ उठाने का काम किया। तो राहुल जी की ऐसी कौन सी विचारधारा आपको लगती है राहुल गांधी जी की, जिसने आपको ज़्यादा मोटिवेट किया? सर देखो, ऐसा कोई आज तक स्टेटमेंट नहीं है राहुल जी का जो पहले उन्होंने कुछ ओढ़ दिया हो और अब उनका वो स्टेटमेंट चेंज हो गया हो। उनकी दोहरी राजनीति नहीं है, वो हमेशा दिल से बोलते हैं राहुल जी, जो मैंने उनको देखा। और राहुल जी का जो काम करने का तरीका है, वो बड़ा ही अपने किस्म का तरीका है। चंदा चोरी हुई राम मंदिर में, राहुल जी ने बहुत पहले ट्वीट कर दिया था इस बारे में। E20 पेट्रोल है, राहुल जी ने 2020 में ट्वीट कर दिया था इसके बारे में। तो वो दूरदर्शी सोच के लीडर हैं। पर उनको प्रोजेक्ट इस तरीके से किया गया, किया नहीं गया, करवाया गया। सोशल मीडिया IT सेल्स जो हैं,
उनके माध्यम से राहुल जी को कमजोर करने का, पप्पू बताने का प्रयास किया गया। पर आज वो पप्पू का अटैक कहाँ है, जब छात्रों की गूंज देश भर में गूंज रही है, छात्रों की आवाज जो मजबूती से जा रही है, आज वो कहाँ गई। आज राहुल जी को मजबूती से जो जैनजी आगे लेकर आए हैं, और राहुल जी की ये सोच उन्हें आगे लेकर आई है, उनका समर्पण देश के लिए उनको आगे लेकर आया है। क्योंकि राहुल जी तो अभी भी वही राहुल जी हैं, उनमें कुछ बदला तो है नहीं, इसलिए मैं आया। और जो कांग्रेस में सबसे बड़ा आने का कारण, जो मेरा अंतिम, कि कांग्रेस ने हमेशा त्याग और समर्पण किया, कांग्रेस ने शहीदी दी, कांग्रेस ने अपने इंदिरा गांधी जी को खोया, कांग्रेस ने राजीव गांधी जी को खोया, कांग्रेस ने पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी को खोया। तो ये जो सोच है मुझे कांग्रेस से जोड़ती है। देखिए, कांग्रेस ने शहीदी देने के बावजूद भी सोनिया गांधी जी, जो राजीव गांधी जी की पत्नी है और राहुल जी की माँ है, प्रियंका जी की माँ है, अगर हमारे घर कोई शहीदी हो जाए ना, छोटा सा घर पर चोट भी लग जाए, तो बच्चे को बाहर नहीं भेजा जाता, नहीं नहीं इस काम को नहीं करना। पर अपने पति के जाने के बाद, अपनी सास के जाने के बाद, इंदिरा जी के जाने के बाद भी राहुल जी को, प्रियंका जी को उन्होंने ऐसे आगे पब्लिक में भेजा, जाइए देश की सेवा कीजिए। नहीं तो घर पे बैठ जाते। गांधी परिवार के पास किस चीज़ की कमी है? उनके पास कोई कमी तो नहीं, जिसके पास, जिनके फैमिली में से 3-3 प्रधानमंत्री रह गए, उन्हें किस चीज़ की कमी होगी? पर उसके अंदर एक जज्बा था राहुल जी के अंदर, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का, अपनी दादी की विरासत को आगे बढ़ाने का। अगर किसी ने पाकिस्तान के घुटने किए थे तो वो इंदिरा गांधी जी थी। अगर हिस्से पाकिस्तान के कभी हुए थे, वो सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं हुए, वो हिस्से हुए थे जब इंदिरा गांधी ने 1971 में नाको चने चुपवाए थे पाकिस्तान को, तब बांग्लादेश बना था। तो इंदिरा गांधी जी की सोच पर काम करना होगा, और राहुल जी सोच पर चल रहे हैं, और आने वाले टाइम में परिवर्तन निश्चित है। इसीलिए मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरे देश में, पंजाब में कार्य कर रहा हूँ। तो आपने बात की पंजाब की राजनीति की, तो पंजाब में 2027 में इलेक्शन है, तो आप कांग्रेस की स्थिति कैसे देखते हैं? कांग्रेस की स्थिति मजबूत है पंजाब में, और आप लिख कर ले लीजिए, इसको सेव कर लीजिए। पंजाब में कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, और जब भगवंत मान की नालायक नासमझ सरकार है, उसका तख्ता पलट होने जा रहा है। और जिस सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों को पैसे नहीं है देने के लिए, इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम पंजाब की जनता करेगी। जो सरकार सिर्फ पैसे ही एडवर्टाइजमेंट पर उजाड़ रही है, ऐसी सरकार को ख़त्म करने का काम पंजाब की जो जनता है करेगी, और कांग्रेस की सरकार पंजाब में बनेगी। और कहते हैं जिसने पंजाब जीत लिया उसने देश जीत लिया। पंजाब जीतने के बाद राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2029 में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और हमारी कांग्रेस एक है, एक थी, एक रहेगी, और सभी लीडर्स एक हैं। एक है, आपने जो वर्ड यूज़ किया कांग्रेस का, लेकिन पंजाब में इन दिनों काफ़ी उठक-पटक चल रही है। अगर बात करते हैं, एक तरफ चन्नी जी हैं, एक तरफ अपने राजा वड़िंग जी हैं, तो उस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? जब तख्ता पलट होता है ना, जब समुद्र की लहरें देखी हैं आपने कैसे गरजती हैं, जब बारिश आती है ना, तो उससे पहले बादल गरजते हैं। तो ये गरज है पंजाब में, ये कांग्रेस की गरजना है। चन्नी जी अपनी बात कर रहे हैं, राजा वड़िंग जी अपनी बात कर रहे हैं, बाजवा जी अपनी बात कर रहे हैं, पर ये सब एक परिवार है। ये घी खिचड़ी हैं दोनों सब। खिचड़ी के बिना घी का स्वाद नहीं, घी के बिना खिचड़ी का स्वाद नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये कांग्रेस की लड़ाई है, ये लड़ाई परिवार की है। वैसे तो ये लड़ाई है ही नहीं, ये अगर लड़ाई परिवार की, और आपको सबको पता है कि परिवार की लड़ाई कितने दिन चलती है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, फिर वही पापा, वही माँ, वही भाई। तो ऐसी कांग्रेस है। कांग्रेस के अंदर भी सभी भाई हैं। ये जो चाहे बाजवा जी हो, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी हो, चन्नी जी हो, देखिए पहले भी कांग्रेस की सरकारें पंजाब में रही हैं, पहले भी विवाद रहे हैं, और विवाद वहीं होते हैं जहाँ पे स्ट्रांग लीडरशिप होती है। और मैं कहूँगा, लोग कहते हैं कि कांग्रेस लड़ती है, एक पार्टी ऐसी ही गिनवा दीजिए रवि जी जिसके पास मुख्यमंत्री के 10 कैंडिडेट हों। आज भाजपा आदि कांग्रेस से भरी पड़ी है। आज अकाली दल में लीडर ही 4 रह गए हैं, मजीठिया साहब, बादल साहब, मलूका साहब, चौथे का तो मुझे नाम भी याद नहीं है। और कौन सी पार्टी है पंजाब में? बीजेपी। सुनील जाखड़ कांग्रेस से, केवल सिंह ढिल्लों प्रेसिडेंट कांग्रेस से, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से, और इतनी बड़ी लिस्ट है। 50% लोग कांग्रेस से हैं बीजेपी में। उसके बाद कौन सी पार्टी रहेगी? अमृतपाल, वारिस पंजाब दे, इनको तो कोई वोट नहीं डालेगा पंजाब में। सबको पता है, कोई भी जो अपराधी किस्म के लोग हैं जिन्होंने पंजाब की शांति फैलाने का काम किया, उनको तो चलो वैसे ही वोट नहीं डालनी। और कौन सी पार्टी रह गई है अब आपके पास? आम आदमी पार्टी। इनका आपने देख लिया हाल क्या हो रहा है। इनके पास पैसे हैं नहीं, पैसे हैं इनके पास सिर्फ अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, इनके पास पैसे हैं अपने बोर्ड्स लगवाने के लिए, इनके पास पैसे हैं केजरीवाल को हेलीकॉप्टर में देने के लिए, इनके पास पैसे हैं केजरीवाल का शीश महल तैयार करवाने के लिए। तो एक कांग्रेस की पार्टी रह गई है, लोगों के पास एक ऑप्शन ही नहीं है कोई। और
एक बात बहुत ज़रूरी, जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस तो सिखों के खिलाफ है, कांग्रेस सिख विरोधी है, कांग्रेस ने ब्लू स्टार कर दिया, तो मैं सभी को हाथ जोड़कर एक तो विनती करूंगा कि जो पाना वर्त गया, जो चीज़ हो चुकी है, पास्ट को ना कभी भी याद करें। देखिए 1984 जो था बड़ा ही एक बुरा टाइम था पंजाब के लिए। जो जो उसमें शहीद हुआ, जो जो उसमें मारे गए लोग, उन सब के लिए हमारी श्रद्धांजलि, हमारी जो आस्था है उनके अंदर है। पर उसके बावजूद भी 2002 में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद 2017 में कांग्रेस की सरकार, और राहुल गांधी जी गोल्डन टेम्पल दरबार साहब, श्री दरबार साहब आते हैं तो वहाँ पर बर्तन मांजने की सेवा करते हैं, जोड़ा घर में सेवा करते हैं। और राहुल जी की स्टेटमेंट भी अगर फिर भी लोगों को लगता है कांग्रेस की गलती थी तो वह माफ़ी मांगते हैं। कितना बड़ा दिल है उनका। जो पंजाब की जनता है वो कांग्रेस के साथ है बड़े तरीके से। और जो ये जो हल्ला गुल्ला चल रहा है इसी करके चल रहा है क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं को एक आस दिख रही है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। और ये कांग्रेस एक है, अभी थोड़े दिन में देखिए जब राहुल जी आएंगे पंजाब में तो कैसे सभी आपके जो लीडर्स हैं, चाहे वो चन्नी जी हों, राजा जी हों, बाजवा जी हों, अपना विजेंद्र सिंगला जी हों, आशू जी हों, प्रगट सिंह जी हों, और तमाम बड़ी लंबी लिस्ट है, तमाम नेता स्टेज पर होंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस जो है पंजाब को मजबूती देने का काम करेगी। जो पिछले 5 सालों में जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है भगवंत मान की सरकार ने, इनको इस बार तख्ता पलट करने का काम पंजाब की स्वाभिमानी जनता करने का काम करेगी। तो अगर आपकी बात मानते हैं कांग्रेस की सरकार बनती है पंजाब में 2027 में, तो आप मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखते हैं? मुख्यमंत्री का चेहरा होगा सीएम, कांग्रेसमैन। कांग्रेसमैन कौन है? कांग्रेसमैन सारे सीएम जितने भी सीएम है कांग्रेसमैन है। कांग्रेसमैन चन्नी भी हैं, कांग्रेसमैन बाजवा भी हैं, कांग्रेसमैन वड़िंग भी हैं, कांग्रेसमैन प्रगट सिंह भी हैं, कांग्रेसमैन विजेंद्र सिंगला भी हैं, आशू जी भी हैं, डैनी जी भी हैं, रंधावा जी भी हैं। मैं सीएम बोलता हूँ सबको, ये हमारे सारे सीएम हैं। लेकिन फिर भी अगर एक चूज करना पड़े, देखिए वो राहुल जी डिसाइड करेंगे, नेतृत्व डिसाइड करेगा। और कांग्रेस ने ना पहले कभी ऐसे करा और कांग्रेस ने सबको मिलजुल कर आगे रखा। अगर जो भी पब्लिक की डिमांड होगी कांग्रेस ने हमेशा वही किया। अगर 2022 में चन्नी जी की डिमांड थी कैप्टन अमरिंदर महाराजा जो थे पंजाब के, उनको हटाकर उन जैसा कोई मजबूत चेहरा कांग्रेस पर नहीं था उस समय, तो चन्नी जी ने आकर कांग्रेस को मजबूती दी, पंजाब में मजबूती दी। और जो चन्नी जी की आज बात चल रही है कि चन्नी जी को सीएम बनाया जाए, तो मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा आपको। सुखू जी हिमाचल के सीएम थे, वो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे इलेक्शन से पहले। सिद्धरमैया जी कर्नाटका के सीएम थे, वो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे पहले। चन्नी जी को क्या रोल दिया गया इस बार? मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। तो जो लोग समझ रहे हैं चन्नी को दरकिनार कर दिया गया, चन्नी जी को आगे नहीं किया गया, मुझे लगता है उन लोगों में कहीं ना कहीं गलत उनके कानों में बात डाल दी गई। ऐसा नहीं है, घर घर जाकर ये बात बताई जा रही है। राजा वड़िंग जी की जो प्रधानगी है उन्हें मैं इसलिए सलाम करता हूं, जब 2022 में भगवंत मान की सरकार आई तो पंजाब में कोई प्रदर्शन अगर कांग्रेस ने करना होता था तो कार्यकर्ता घर से नहीं आते थे, क्योंकि सबका मनोबल टूट चुका था। क्योंकि आम आदमी पार्टी की ऐसी लहर चली थी कि सबका मनोबल टूट चुका था। तो राजा वड़िंग अकेले ऐसे शेर थे जिन्होंने 4 साल में ब्लॉक से लेकर स्टेट जो हमारी कार्यकारिणी है उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम किया और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत किया और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक चूज किया कि इन लोगों ने कांग्रेस को आगे संभालना है। इसी तर्ज पर हमारा आज हर बूथ कांग्रेस मजबूत कार्यक्रम चल रहा है। तो राजा वड़िंग जी का जो योगदान है इन 4 सालों में, इसको बुलाया नहीं जा सकता। और ये आपसी मतभेद है, मन भेद नहीं है किसी का, किसी की मन से कोई लड़ाई नहीं है, मतभेद है। अब राहुल जी तक जो खड़गे साहब है उन तक सारे मैसेज पहुंच चुके हैं और मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई है। लड़ाई परिवार की लड़ाई, और पारिवारिक लड़ाई ठीक हो जाएगी। कोई ऐसी, अभी 6 महीने पड़े हैं इलेक्शन को, पर जिस तरीके से कांग्रेस का जो चिंगारी आग लगी, इसको तो मैं एक पॉजिटिव चीज़ मानूंगा। जिस कांग्रेस को आज तक भगवंत मान खबर नहीं चलने देते थे जिस कांग्रेस की, आज उस कांग्रेस को चैनलों को मजबूर होना पड़ गया राजा वड़िंग की खबर चलाने के लिए, राजा वड़िंग की स्पीच दिखाने के लिए, चन्नी जी की बयान दिखाने के लिए, प्रताप बाजवा की विधानसभा की कार्रवाई दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ गया हमारी मीडिया को। और ये चिंगारी पंजाब से दिल्ली तक गई है, पूरे देश में गई है। आज पूरे कोई भी पंजाब में बात करता है ना कांग्रेस दा की बनूगा, आज सब नूं टेंशन है कांग्रेस दी। ते टेंशन इस करके है क्योंकि कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि बनी बनाई सरकार है, बस थोड़े जे सुर्खी बिंदी लाने की लोड़ है, दुल्हन तैयार है। तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस नाल जुड़ो,
युवा शक्ति ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜੂੰਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੁਵਾ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀਐਮ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਐਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਖੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾर्टी ਤੁਹਾਨੂੰ नजर नहीं आऊगी। तो आपको लगता है कि इतने कड़े मुकाबले के अंदर भी पूरी उम्मीद आपको कांग्रेस की है? सर मुकाबला है ही नहीं हमारा किसी के साथ। मुकाबला आप देख लो किसके साथ है। हमारा थोड़ा बहुत अगर मुकाबला होगा किसी के साथ, वो आम आदमी पार्टी के साथ होगा। तो अगर सपोज करो किसी को बहुमत नहीं मिलता, ठीक है, कुछ सीटें आपके पास है, कुछ है कांग्रेस के पास, सर बड़ी ये मान लेते हैं 2 मिनट के बड़ी लिए। जिम्मेवारी से मैं कह रहा हूँ, बहुमत आए बहुमत ना आए, केजरीवाल की पार्टी के पास बहुमत नहीं आएगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी और बहुमत के नज़दीक भी हो सकता है हमारा 1-2 सीटों का ऊपर नीचे हो जाए, पर मुझे उम्मीद है कि हम 75 पार करेंगे इस बार पंजाब में। जो मेरा कैलकुलेशन है, क्योंकि 2017 में जो रेशो, जो परसेंटेज कांग्रेस की थी सरकार बनाने के समय, वही परसेंटेज 2022 में आम आदमी पार्टी की थी। नहीं, अगर सपोज करो ऐसे होता है कि ना बहुमत कांग्रेस के पास आता है, ना आम आदमी के पास आता है, ठीक है, तो क्या आपस में दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं? देखिए, मैं कोई ब्रह्मा जी का कोई वो मैसेंजर तो हूँ नहीं कि जो, तो ब्रह्मा जी जानते हैं कि क्या होगा पंजाब में, पर ऐसी आन ही नहीं पड़ेगी। और कांग्रेस में जो पंजाब में कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी जीतेंगे इस बार, तो वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ आएंगे। ये सारी पार्टी की हाईकमान की बातें हैं, ये मेरे और आपके लेवल की बात नहीं है। पर फिर भी जिम्मेवारी के साथ मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, पंजाब के जो लोग हैं वो तगड़े हो जाएं और कांग्रेस को ये 6 महीने दे दें आप पंजाब में, तो आप निश्चित तौर पर समझेंगे राहुल गांधी को अब हमने मजबूत करके यहाँ से भेजना है, ताकि वो पूरे देश में एक लड़ाई लड़ सकें। तो अगर बाय चांस आपको टिकट मिलती है तो आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, मैं पार्टी की सेवा करने आया हूँ, और मैं पहले दिन ही आया था कि कांग्रेस मेरी पहली और आखिरी पार्टी होगी। अब जिस दिन भी मैं मरूंगा तो कांग्रेस के झंडे में ही मरूंगा। सबसे पहले तो जिम्मेवारी से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि पहले भी कई लीडर्स ने ऐसे ऐसे बयान दिए पर वो बदल गए। पर ना तो मैं बदलने वालों में से हूँ, ना झुकने वालों में से हूँ, ना डरने वालों में से हूँ। और बात रही टिकट की, मेरी अभी कोई इच्छा नहीं है टिकट पर इलेक्शन लड़ने की। मेरी सिर्फ इच्छा है राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की और पूरे देश की कांग्रेस को मजबूत करने की। और जब तक मैं ये काम ना कर दूँ, मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। चाहे मुझे लीगली मेरी कांग्रेस को जरूरत पड़ी तो मैं लीगली हेल्प करूँगा, और अगर मेरी कहीं व्यक्तिगत रूप से किसी भी देश के कोने में कांग्रेस को जरूरत पड़ेगी तो मैं कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा और पूरे देश को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम मैं करूँगा। क्योंकि मेरे पास एक विज़न है काम करने का, मेरे पास एक पोटेंशियल है काम करने का, और इस पोटेंशियल का यूज़ कांग्रेस करेगी। और निश्चित तौर पर देखिए, राजनीति है, देखिए मेरी कोई लालसा नहीं है, मेरी कोई लालच नहीं है मुझे पार्टी से कि पार्टी मुझे ये देगी। पार्टी का एक जिम्मेवार कार्यकर्ता होने के नाते अगर मुझे पार्टी की दरी भी बिछानी है तो राहुल गांधी जी की रैली में दरी बिछाने का काम भी मैं करूंगा। मेरा सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है पूरे देश में पंजे को मजबूत करना, हाथ को मजबूत करना, यही मेरा लक्ष्य है। देखिए, ये मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ें हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है समाज कल्याण, मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है गरीबी दूर करना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एजुकेशन पॉलिसी कैसे ठीक हो। मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है बेरोजगारी कैसे दूर हो। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे MBA पढ़कर घर बैठे हैं उनको रोजगार कैसे दिया जाए। आज आपको पता है दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया जिसके अंदर हजारों बच्चों को नौकरी उसी समय दिलवाने का काम किया गया राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर। देश की हजारों कंपनियों को वहां पर बुलाया गया प्लेसमेंट के लिए। तो ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हर हाथ को काम मिले, हर पेट को रोटी मिले, हर सर को छत मिले। ये कांग्रेस का मैं विचारधारा लेकर मैं आया हूँ। ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं, मैं अपने आप में सक्षम हूँ। एक वकील होने के नाते मैं अपनी बात पूरे देश में कहीं भी पहुँचा सकता हूँ। MLA MP बनना तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। एक वकील समाज का पथ प्रदर्शक होता है। मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी बात पूरे देश को बता सकता हूँ, हाई कोर्ट में रहकर 3 स्टेट्स में जाकर अपनी बात बता सकता हूँ, एक सिर्फ हाई कोर्ट के माध्यम से। और जनहित के मुद्दे मैं हमेशा उठाता रहा हूँ, चाहे वो शंभू बॉर्डर का मुद्दा हो वो मैंने उठाया। अभी भगवंत मान ने FIR डाउनलोड करने पर 80 रुपये लगा दिए। अगर आपको FIR डाउनलोड करनी है 80 रुपये देने पड़ेंगे, वो PIL मैंने फाइल की। उसके बाद भगवंत मान ने 25% से नीचे जो किसान हैं उनकी फसल का नुकसान जो हुआ, पीछे बाढ़ आई पंजाब में, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया, वो PIL फाइल करने वाला मैं हूँ। जगजीत सिंह डल्लेवाल जब जीवन और मृत्यु से लड़ रहे थे और भूख
अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे किसान आंदोलन को लेकर, तो डल्लेवाल साहब के लिए अगर किसी ने पूरे देश में डल्लेवाल साहब को बचाने के लिए किसी ने पीएल फाइल की थी तो वो मैंने की थी। तो मैं तो समाज कल्याण के लिए, किसानों की राखी के लिए, पंजाब, पंजाबियत और पंजाबी की राखी करने के लिए पंजाब में आया हूँ, पंजाब में जुड़ा हूँ कांग्रेस के साथ। और जब तक ये मेरा एजेंडा मैं इसको अचीव नहीं कर पाता तब तक मैं लगा रहूंगा। किसी कीमत पर पंजाब को कमज़ोर नहीं होने दिया जाएगा। और जो ताकतें पंजाब को कमज़ोर करने की साजिश रचती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी। उनके खिलाफ हम ऐसी कार्रवाई करेंगे, स्ट्रांगली कार्रवाई करेंगे, चाहे वो लीगल वे से हो, चाहे वो ज़मीनी स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो, कार्रवाई करवाई जाएगी। पर पंजाब में ज़मीनों के रेट जो गिर रहे हैं, पंजाब में जो इंडस्ट्री नहीं आ रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार हम हैं। तो इस चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए मैं कांग्रेस में आया हूँ, क्योंकि हम मजबूती से पंजाब को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। तो ये तो काफ़ी बातें होगी आपकी कांग्रेस की, आपकी पॉलिटिक्स की। जी। तो अगर जैसे आप सोशल वर्क भी करते हैं, तो कोई गरीब आपसे कानूनी सहायता लेनी चाहे तो आपसे कैसे संपर्क करें? देखिए, हमारे पूरे देश में काउंसिल ऑफ लॉयर के लोग काम कर रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से मैं भी ट्राई सिटी के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर जो लोग हैं, जो गरीब हैं, अंतिम नागरिक है समाज का, जिन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा, तो वो काउंसिल ऑफ लॉयर से मुझसे मिल सकते हैं। मेरा नंबर है 9491722000। मेरे को इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। जहाँ पर भी समाज के किसी भी नागरिक को, जो मुझे लगता है कि जिसको बिल्कुल ही ज़रूरतमंद फैमिली है, ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए ज़रूरत चाहिए हमें, ऐसे नहीं, जो समाज की ज़रूरतमंद लोग हैं और उनको मुझे लगता है कि उनको मेरी नीड है, तो हम अवश्य उनके साथ खड़ेंगे, हमारी टीम उनके साथ खड़ेगी और निस्वार्थ भाव से उनके लिए काम करेंगे। आप इस नंबर के माध्यम से मुझसे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, हाईकोर्ट में मिल सकते हैं। मैं हमेशा समाज के लिए खड़ा हूँ, खड़ा था, खड़ा रहूँगा, और किसी कीमत पर किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं रखा जाएगा। अगर हमारे पास कोई आएगा तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति की मदद की जाएगी। बहुत अच्छा, आपसे पॉडकास्ट करके काफ़ी अच्छा लगा हमें। थैंक यू। काफ़ी चीज़ें हमने गहराई से सुनी आपकी। तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कमेंट्स होंगे लोगों के, उनके जवाब भी हम नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे वो लेने के लिए, डन सर। क्योंकि काफ़ी होंगे जो कुछ कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ राजनीति के हो सकते हैं, कुछ लोग के हो सकते हैं, तो उनके आंसर भी हमें चाहिए होंगे हमारी पब्लिक के लिए। तो हम दोबारा आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।